हरियाणा पुलिस के बाद ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ करेगी इंटेलिजेंस ब्यूरो। मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीमें करेंगी जांच। फिलहाल हिसार पुलिस की रिमांड पर है ज्योति मल्होत्रा। मलेरकोटला से गिरफ्तार जासूस गजाला का बड़ा खुलासा। दानिश के साथ वित्तीय लेन देन और वीजा प्रक्रिया में करती थी मदद। यामीन मोहम्मद प्रत्यर्पण के पैसे भेजने में करता था मदद। भारत के ग्लोबल संदेश वाले फैसले से डरा पाकिस्तान। भारतीय वफद की नकल कर पाकिस्तान भी भेजेगा डेलीगेशन। बिलावल भुट्टो और जरदारी वफद में शामिल। अमेरिका और अर्जेंटीना में नमस्कार, न्यूज 18 हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ प्रदेश की ऐसी शख्सियत हैं जो अपने परिचय की मोहताज नहीं है और जिनको लोग गब्बर के नाम से भी प्यार से पुकारते हैं। जी हां, अनिल विज जी हमारे साथ हैं। कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार में। ऊर्जा, परिवहन और उसके साथ साथ श्रम मंत्रालय भी इनके पास है। आज उनसे बात करेंगे, अलग अलग मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। विज साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। विज साहब, सबसे पहले यही सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है और आपको ये 3 महकमे दिए गए, ऊर्जा महकमा दिया गया, परिवहन, श्रम मंत्रालय, कितने संतुष्ट है? पूरी तरह से। डिपार्टमेंट जो है वो मैटर नहीं करता, हमने तो काम करना है और हमें तो जहां लगा देंगे हम तो वहीं काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर दरवाजे पर चपड़ासी बना के खड़ा कर देंगे हमें तो वो भी मंजूर है। आप अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, जो भी बात रखते हैं खुल करके रखते हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सैनी के बारे में कहें या मोहनलाल बडोली के बारे में जो आपने बात आपके मन में आई और वो आपने रखी, उसके बाद पार्टी ने भी कहीं ना कहीं एक नोटिस जारी करने का काम किया। हो गया है सेटलमेंट, कुछ बचता है? नहीं, पार्टी ने नोटिस दिया, मैंने जवाब दे दिया। अब तो जो करना पार्टी ने करना है, अब तो पार्टी ने करना जो करना है। क्या लगता है कि कुछ ठीक ठाक है सब कुछ या अभी कोई डिफरेंसेस बाकी हैं? नहीं, अपना तो ठीक ही है, अपना तो ठीक ही रहता सबके साथ। 2014 से 19 में भी आप मंत्री थे, 19 से 24 में भी मंत्री रहे, अब 24 में फिर से मंत्री बने हैं। क्या फर्क नजर आता है तीनों कार्यकाल में अगर बात की जाए तो? मैंने आपको बताया ना, मैं वर्कर हूं, इसलिए जहां बैठा देते हैं वहां काम करता हूं, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं लगता। क्योंकि अगर बात की जाए 14 से 19 की तो आप लोगों की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। 19 से 24 कहें तो गठबंधन की सरकार आ गई थी। अब 24 में फिर मुख्यमंत्री बदल गए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस नजर आता है? कोई लगता है कि नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों के मुताबिक काम करती है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, तो हम तो उसके मुताबिक काम करते हैं। किसी के बदलने, किसी के आने, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने आजकल तय किया है कि सप्ताह में 3 दिन ही आप चंडीगढ़ आएंगे, लेकिन आप तो वो शख्स हैं कि कोरोना का समय था तब भी आप यहाँ हर रोज आते थे। जब हर आदमी घर में बंद हो गया था तब भी आप यहाँ ड्रिप लगा के भी यहाँ पहुंचते थे। ऐसा क्या कारण है कि अब 3 दिन तय करने पड़े? ये यहाँ का जो सरकारी काम है, जो मुझे डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, उनका मैं काम करके बाकी का समय मैं अपने हल्के में लगाना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं यही कारण है या कोई नाराजगी है किसी प्रकार की? कोई नाराजगी नहीं है। आई वॉन्ट टू डिवोट मच टाइम टुवर्ड माई कंस्टिट्यूएंसी। तो अब ये तय कर लिया है कि 3 दिन ही आएंगे? हाँ, अभी तक तो यही है। अंबाला एयरपोर्ट को लेकर के लगातार बात होती है कि अभी हिसार एयरपोर्ट का जब उद्घाटन हुआ तब भी वो आवाज आई कि अंबाला एयरपोर्ट का भी उद्घाटन होना चाहिए। लगातार सवाल भी पूछे गए। क्या कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही है या कोई और कारण नजर आता है? कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं है, हर तरह से वो पूरी तरह से तैयार है और उसका जो सिविल एविएशन के साथ हरियाणा सरकार का MOU भी साइन हो चुका हुआ है। तो स्टाफ सिर्फ आना वहां पर। तो मैं पीछे एविएशन मंत्री से मिला था,
वो कहते जब आपने स्टार्ट करना होगा स्टाफ तो हमने ट्रांसफर ही करना इधर उधर से, जी। तो हम कर देंगे ट्रांसफर। तो क्या लगता है कि उद्घाटन क्यों नहीं हो पा रहा है, वरना नहीं, ये इस बात का जवाब तो मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका जो भी उद्घाटन होगा, कब होगा, इसको तय तो मुख्यमंत्री ही करते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति अब आई है या जिस समय हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ उस समय भी ये सेम स्थिति थी? ये तो लगभग तैयार ही था मेरी जानकारी के मुताबिक, तो जितना मेरे अधिकारियों ने बताया और मुझे पता है, ये तो तैयारी है। जब आप मंत्री बने, मंत्री बनते ही आपने बस स्टैंड पर कहें चेकिंग की, छापे मारे और लगातार, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आता कि आप अब फील्ड में निकलना कम हो गया है। नहीं, वो तो लगातार जारी है, वो तो होता रहता है और मैं अधिकारियों को भी भेजता रहता हूँ। कल भी मैंने हिदायत दी है अधिकारियों को कि वो जाके चेक करें जहाँ पर जाना, तो काम तो कई तरीके से किया जाता है। विज साहब, आपके पास परिवहन मंत्रालय है, एक एक मंत्रालय की अगर बात करें तो क्या ऐसा इनोवेटिव करने जा रहे हैं, क्योंकि आप जिस जिस विभाग में रहे कुछ ना कुछ नया उसके अंदर करते रहे हैं। अब की बार क्या सोच है परिवहन मंत्रालय को लेकर के, क्योंकि परिवहन मंत्रालय में एक आरटीए डिपार्टमेंट भी आता है और वहां अगर आरटीए का नाम आता है तो इक्वल टू भ्रष्टाचार, जो आप लोगों का नीति है कि उसके ऊपर कड़ा प्रहार करना है। हो पाया है कुछ ठीक ठाक? नहीं, देखिए, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बहुत काम किया जा सकता है और बहुत सारे काम मैंने हिदायतें भी दी हैं, पहली मीटिंग में दे दी थी, लगातार उनको फॉलो भी कर रहे हैं कि ये काम होने चाहिए। बस स्टैंडों की स्थिति में सुधार होना चाहिए, जो हालत है वहाँ पर कहीं नए बनने हैं, कहीं पर रेनोवेशन होनी है और साफ सफाई का बेहतर इंतजाम होना चाहिए। वहाँ पर जो खाद्य पदार्थ हैं, क्योंकि आजकल लॉन्ग रूट की बसें हैं, लोगों को वो भी जरूरत पड़ती है, पानी भी पीना होता है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि अच्छी क्वालिटी का खाना वहाँ पर मिलना चाहिए। अभी हमने जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसको कहा है कि ट्रायल के तौर पर 5 बस अड्डों का हमने नाम दिया है कि वहां पर वो अभी टूरिज्म का खाना हो जाए। अगर वो नहीं करते तो फिर जैसे रेलवे खिला रही है, सारे हिंदुस्तान के यात्रियों को रेलवे खाना खिलाती है, तो उनसे भी हम बात कर सकते हैं कि वो अगर बस अड्डों को सब जगह पर प्रोवाइड करवा दे। यात्रियों ने भी खाना होता है और स्टाफ ने भी खाना होता है, खाना तो अच्छा मिलना चाहिए, पानी अच्छा मिलना चाहिए। तो अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, जो मैंने जाके बस स्टैंडों पर देखा तो वो ठीक नहीं है। इसके अलावा और है, ट्रैकिंग सिस्टम मैंने लगाने के लिए कहा है जी। कि कौन सी बस कहाँ जा रही है, कितनी दूर है, कब आएगी। और जैसा एयरपोर्ट पर लगे स्क्रीन लगे हुए होते हैं, वैसे हर बस स्टैंड में भी जगह जगह स्क्रीन लगे होने चाहिए, जहां पर वो बस की स्थिति बताते रहे कि कहाँ बस आ रही है, किधर बस आ रही है, कितने बजे पहुंचेगी, कौन से जगह पर। तो वो भी काम हमारा चल रहा है ट्रैकिंग के लिए। फिर जो इनकी चेकिंग है जो पास कर रही है, वो आजकल उसके लिए जो है टेक्निकली आ गया, बल्कि आदमी नहीं देखता, मशीनें देखती हैं कि ठीक है नहीं है। वो हम लगाना चाह रहे हैं कि वो लगे। फिर हर जगह पर हम चाह रहे हैं कि जो ड्राइविंग पार्क हैं सिखाने के लिए वो भी लगने चाहिए। तो काफी काम हम सोच रहे हैं। ऊर्जा विभाग की अगर बात करें तो ऊर्जा विभाग के अंदर पहले से, क्योंकि बिजली के जो निगम हैं वो घाटे में चलते थे, लेकिन अब पिछले दिनों की बात करें तो अब फायदे में हैं। तो अभी ऐसी कौन सी नई स्कीम्स ला रहे हैं जिससे कि कहीं ना कहीं आम आदमी को भी फायदा हो और प्रदेश को भी आगे बढ़ने का मौका मिले? आम आदमी के लिए तो अभी हमने योजना अनाउंस की है कि जो अपना पूरा बिल जमा कराएंगे हम उनको इतना रिबेट देंगे, और जो उनका कैपिटल अमाउंट है उसमें भी 10% रिबेट देने की हमने बात की है, क्योंकि हमारी रिकवरी हो ये हम चाहते हैं। और जो सरचार्ज है वो माफ करने की हमने बात की है कि उसको माफ करेंगे। जहां तक जनरेशन की बात है तो अभी हमने ये 800 मेगावाट का बहुत समय से रुका हुआ था, वो सारा उस पर हमने मेहनत करके सब जगह से उसकी मंजूरी दिलाकर, और अभी प्रधानमंत्री जी से यमुनानगर में हमने उसका उद्घाटन भी कराया है। हम हिसार में भी एक और लगाने का प्लान कर रहे हैं और यमुनानगर में भी 2 और लगाने का प्लान कर रहे हैं।
ताकि हमारी जो अपनी कैपेसिटी है वो हम बढ़ाना चाहते हैं। वैसे तो बिजली की कोई दिक्कत नहीं है, आजकल तो बिजली मिलती है, बाहर से मिलती है और सस्ती भी मिल जाती है जी। तो लेकिन अपना भी जो टोटल हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें हमारा अपना भी शेयर होना चाहिए कि इतनी तो हम बना रहे हैं, बाकी हम बाहर से ले लेंगे, ताकि कई पहलू इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी हम करने चाहते हैं। सोलर की तरफ भी आपका बढ़ने का कहीं ना कहीं एम था, और आपने एक बार बात कही कि गांवों के अंदर एक सोलर पैनल्स लगाए जाएं, वो किस तरह की वो उसके लिए जगह देख ली गई है और वो सोलर पावर हाउस लाने का, क्योंकि हर आदमी सोलर कनेक्शन लेते हुए थोड़ा सा सोचता है कि मैं लूं या ना लूं, तो हम चाहते हैं कि हम गांव में ही एक सोलर पावर हाउस लगा लें और जो बिजली पीछे से आ रही है उसकी बजाय वहीं से बिजली उनको मिल जाए और डे बिजली उनको मिल जाए। डे बिजली सस्ती पड़ती है, बहुत ज्यादा सस्ती पड़ती है, और उसमें क्योंकि बैटरियां वगैरह नहीं लगानी पड़ती हैं, तो दिन दिन की बिजली। और वो मैं चाहता हूँ, इसलिए भी चाहता हूँ कि किसान जो है वो भी दूसरे लोगों की तरह, जैसे दूसरे लोग अपने सुबह नहा धो के दफ्तर आते हैं, 5 बजे छुट्टी करके चले जाते हैं, फिर बच्चों को बाजार लेके जाते हैं, घुमा के लाते हैं, रात को परिवार के साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो किसान भी यही करे। ये नहीं कि सारी सारी रात जाग के किसान पानी देता फिरे। मैं उससे इसको बदलना चाहता हूँ, इसलिए प्रयास है। मैंने अभी जयपुर में बिजली मंत्रियों की एक मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी मैंने ये विचार रखा था कि हमें जो सोलर पावर हाउस लगा देने चाहिए। अगर हम लोगों को भी देते हैं, हम 10 मेगावाट तक के किसानों को कनेक्शन देते हैं, लेकिन सारे उसकी तरफ जाते नहीं है और कईयों को 10 से 11 की जरूरत है, तो उसकी स्कीम नहीं है। लेकिन अगर हम अपने पावर हाउस लगा देंगे तो किसान को, तो गांव वालों को तो बिजली चलेगी ना जी, वो कहीं से आ रही है, भागड़ा से आ रही है, चाहे सोलर से आ रही है, चाहे यमुनानगर से आ रही है, चाहे पानीपत से आ रही है, उसको इससे कुछ नहीं लेना देना जी। तो अगर हम वो लगा देंगे उसको सस्ती और टाइमली बिजली मिलेगी। पानी को लेकर के लगातार एक हरियाणा और पंजाब के बीच में विवाद चल रहा है। भाखड़ा बीबीएमबी जो है वो हाईकोर्ट कह चुका है कि पानी देना चाहिए, केंद्र की यहां बैठक हो चुकी है, लेकिन फिर भी पंजाब सरकार मानने को तैयार नहीं है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे परिप्रेक्ष्य? ऐसा है, ये पॉलिटिकल मुद्दा है और ये जानबूझकर इसको छेड़ा गया है। आप मुझे बताइए, जब तक दिल्ली में आप पार्टी की सरकार रही तब पंजाब को पानी पूरा मिलता था, तब इन्होंने क्यों नहीं बंद करा? आज जब ये हार गए दिल्ली में तो उस हार का बदला हरियाणा से लेना चाहते हैं और ऐसे टाइम पे बंद करा जबकि देश युद्ध की तरफ जा रहा था। उस वक्त जो पंजाब है ये सीमावर्ती प्रांत है जी। लड़ाई इसी के मोर्चे पर लड़ी जानी है। उस वक्त हमें सबको एक रहना चाहिए, ना कि हमें अपने इशू खड़े करके और हम आपस में लड़ने लग जाए। कौन देखेगा फिर? कौन, जनता कैसे मोटिवेट होगी? तो ये मुझे तो ये राजनीतिक मुद्दा लगता है और मैंने तो अपनी हर बात में कहा कि मान साहब को इस मुद्दे को ड्रॉप कर देना चाहिए। लेकिन एक आंकड़े आए कि पंजाब सरकार को जितना पानी मिलना चाहिए उतना पानी भी पंजाब ने यूज नहीं किया। जितना उनको एलोकेट होता है वो अपना पानी यूज नहीं कर रहे हैं। और हरियाणा जिसको पानी की जरूरत है, अभी हरियाणा के कई जिलों के अंदर अगर बात करें तो प्यासा है हरियाणा, उनको पानी नहीं देने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये पंजाब की संस्कृति के भी खिलाफ है। पंजाब की संस्कृति रही है प्यासों को पानी पिलाने की, छबीले लगा लगा के पानी पिलाया जाता है और ये हमारा पानी छीन रहे हैं, हमारे बच्चों का पानी छीन रहे हैं और हमारे बच्चे जो पानी पी रहे हैं उनको ये छीन रहे हैं। और सबसे एक बड़ी बात है, इसका टाइमिंग देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ हमने जब पाकिस्तान का जो पानी जा रहा था, सिंधु जल समझौता जो था वो हमने उनका जो था उसको सेट असाइड कर दिया कि हम नहीं देंगे। उसी वक्त इन्होंने हमारा बंद कर दिया। बल्कि टाइमिंग भी है, लोग इसको देख भी रहे हैं कि भाई दिस वाज नॉट द टाइम। ये आज ही इनको क्यों ऐसा महसूस हुआ? तो इसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल कारण रहे होंगे, आएंगे सामने वो क्या कारण। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान से कहीं ना कहीं मैच कर रहा है पंजाब सरकार? मैं इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकता हूँ, ना मैं कह सकता हूँ। मैं तो टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, जो टाइमिंग हमने खुद देखी है कि उधर हमने वो तोड़ा, इधर इन्होंने हमारा तोड़ दिया। किस तरह से देखते हैं आप कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि कांग्रेस पार्टी आपकी सबसे विपक्षी पार्टी है और विपक्षी पार्टी होने के बाद उसके निशाने पर भी सबसे ज्यादा कोई रहता है तो अनिल विज रहते हैं।
आप कैसे देखते हैं कि आज 6 महीने से लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चयन कर पाए? नहीं, देखिए, कांग्रेस नाम की अब कोई पार्टी देश में है नहीं है। ये तो कुछ गठबंधन है, कुछ ग्रुप्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं और इनकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी हुई है। आप ये देखिए, ये तो जब विपक्ष में आए 9 महीने से ये अपना विपक्ष का नेता नहीं चुन पा रहे। वैसे तो होना नहीं था, मैंने तो पहले दिन से कहा कि हमारी सरकार आएगी। जब सब सर्वे भी हमारे खिलाफ आ रहे थे तब भी मैंने कहा, डंके की चोट पर कहा कि हमारी सरकार आएगी, क्योंकि मैं जनता में रहता हूं, मुझे पता है जनता की सोच क्या है, मुझे जनता क्या सोचती है, क्या करने वाली है, मुझे मालूम होता है। मैं तो कहता रहा, लेकिन मान लो एक क्षण के लिए कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती तो 9 महीने मुख्यमंत्री तय न कर पाते। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन तय कर पा रहे तो 9 महीने से मुख्यमंत्री नहीं तय कर पाते, क्या हालत होती प्रदेश की। तो बिल्कुल इनकम्पिटेंट पार्टी है ये, कोई डिसीजन नहीं ले सकती है और लोगों के सामने, इसीलिए लोगों ने इनको उखाड़ के फेंक दिया। आज लोग जो है, मोदी जी की जो राजनीति है, आज लोग उसको पसंद करते हैं, क्योंकि मोदी जी ने राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल दी। पहले जैसे नारे दे के, घोषणाएं करके, झूठे वादे करके वोटें लोगों की हासिल कर लेते थे। जैसे कई इलेक्शन तो गरीबी हटाओ का नाम लेके लड़ते थे, गरीबी हट गई देश से क्या? कई बार अपनी सरकार बना ली कांग्रेस ने एक ही नारे के ऊपर। लेकिन अब मोदी जी ने जो विकास की राजनीति शुरू की है कि विकास के लिए, आज जनता उसको चाहती है। आज जनता चाहती है कि हमारा देश में विकास होना चाहिए। आज मोदी जी ने कहा कि हम विकसित भारत बनाएंगे। आज से पहले कोई प्रधानमंत्री क्यों नहीं सोच सका? क्यों नहीं सोचा किसी प्रधानमंत्री ने कि हम भी विकसित भारत बनाएं? हमारे से बाद जो देश आजाद हुए वो विकसित हो गए और अब हम अभी तक विकासशील देश ही है। हम अभी तक कर रहे हैं कोशिश। किसी ने सोचा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा है कि 2047 तक हम जो है विकसित भारत बनाएंगे। तो लोग उनके साथ चलना चाहते हैं। लोग भी चाहते हैं कि हाँ, जो मोदी जी कह रहे हैं वो होना चाहिए। लोग भी अब ये रोज के जो मामले हैं, सड़क, नाली, पानी, सफाई, इन चीजों से बाहर निकलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं हमारे बच्चे भी और कामों की तरफ जाएं, लेकिन अभी तक लोग उसी में उलझे हुए हैं। तो मोदी जी ने रास्ता दिखाया, मोदी जी ने राजनीति की दशा बदल दी। अब नारों पर नहीं, काम पर राजनीति होती है। कांग्रेस पार्टी ने भी, जैसा आपने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा माहौल बनाया 2024 के अभी चुनाव के अंदर कि वो सत्ता के अंदर आ रहे हैं, मंत्रालय तक बट गए थे और जिस तरह से खबरें आई, और कहीं ना कहीं सरकार जो ग्राउंड पे जब नतीजे आए तो वो पूरी तरह से विपरीत नजर आए। हालांकि कांग्रेस के नेता कहते हुए नजर आते हैं कि ये ईवीएम की सरकार है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस के नेताओं को जनता की नब्ज नहीं पता। वो तो अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। उनको नहीं मालूम कि लोग क्या सोचते हैं। जब हम सोच सकते थे कि हाँ हमारी सरकार आएगी, उनको क्यों ये नहीं समझ रहे? उन्होंने तो बैंड बाजे भी बुला लिए थे, बग्गी भी मंगा ली थी अपने घर में और भंगड़े डालने शुरू हो गए थे। उनको उनके असेसमेंट तो इसमें है ही नहीं बिल्कुल। उनको लोगों का मूड पता ही नहीं है, उनका लोगों के साथ जुड़ाव ही नहीं है। अगर जिसका लोगों के साथ जुड़ाव होगा उसको तो सही स्थिति पता होगी। इसका मतलब वो और जनता के बीच में बहुत गैप है, बहुत दूरी है। वो ख्याली दुनिया में रहते हैं, असलियत की दुनिया में नहीं रहते। अनिल विज ने अपने आप को अंबाला तक सीमित कर लिया, क्या इसके पीछे समझा जाए? क्योंकि जो नेता पूरे प्रदेश की समस्याएं सुनता था, अब उसने जनता दरबार लगाने बंद कर दिए और जनता दरबार अगर लगाते हैं तो केवल अंबाला की समस्या सुनते हैं। कैबिनेट मंत्री तो हैं अभी भी आप? नहीं, ऐसा है, अब सब अपने अपने हलकों की सुन रहे हैं, सब अपने अपने हलकों की कर रहे हैं। मैं अपने हल्के की कर रहा हूँ। तो कोई कहीं ना कहीं एक कोई गिला शिकवा तो नहीं है? कोई नाराजगी तो कोई नजर नहीं आती? नहीं, किससे नाराजगी करूँ? कोई नाराजगी। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार आई है और तीसरी बार सरकार लाने में बड़ा योगदान आपका भी है, क्योंकि 7वीं बार आप विधायक चुन करके आए हैं। कैसे देखते हैं आप, भविष्य क्या देखते हैं हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी? नहीं, भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहेगी। आप ये आज वाला मेरा जो प्रोग्राम है इसको आप अपने पास सेव करके रखना। मैं आज कह रहा हूं कि अगली सरकार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी।
जो नीतियां अपनाई गई, वो चाहे ऑनलाइन पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी लाई गई या नौकरियों में बिना पर्ची बिना खर्ची, तो गुणगान तो बहुत किया जाता है और आपके नेता भी करते हैं, मंत्री भी करते हैं, हर स्तर पर करते हुए नजर आते हैं। क्या कहीं धरातल पर भी है ये चीजें, क्योंकि लगातार बिल्कुल है और इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट है। और इसका क्रेडिट मैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को देता हूँ कि उन्होंने ये नीति लागू करी कि बिना पर्ची बिना खर्चे की। मुझे बहुत सारे लोग मिले, गरीब घरों के बच्चे मिले, वो कहते हैं हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे कभी सरकारी नौकरी लगेगी, और उनकी नौकरी लगी है। सारे शहर में वो गाते फिरते हैं, सारे हरियाणा में गाते फिरते हैं। कई बार हमें लोग मिले। एक बार मैंने एक ब्लड टेस्ट करने वाले को बुलाया अपने घर की, मेरा ब्लड टेस्ट कर रहे, तो मैं हाथ आगे कर रहा और वो मेरे पैरों की तरफ जा रहा। मैंने कहा यार हाथ से लेना। कहता नहीं जी, मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपकी सरकार में मेरे जैसे गरीब घर के बच्चे की भी नौकरी लग गई। तो कितनी बड़ी बात है। ऑनलाइन जो चीजें कर तो दी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ही एमएलए दबी आवाज के अंदर ये कहते हुए नजर आते हैं कि वोट भी ऑनलाइन ही ले लेंगे, क्योंकि अब पब्लिक तो उनके पास आती नहीं। ऐसा है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ तो चलना पड़ता। जब कंप्यूटर आया था तब भी देश में बहुत फाव करना पड़ा था कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये चीजों को सेट होने में थोड़ा समय लगता है। और वैसे तो ये चीजें पारदर्शिता बढ़ाती हैं और जो इसमें भ्रष्टाचार होते थे उसके ऊपर रोक लगाती है। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और विद साहब थे हमारे साथ, और विद साहब से हमने अलग अलग चीजों पर प्रश्न किए और बेबाकी से जो उनका अंदाज हरदम रहता है वैसे ही उन्होंने जवाब दिए हैं। और एक दावा उनकी ओर से किया गया है और कहा गया है कि इसको रख लीजिए, लिख करके रख लीजिए, इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए कि 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश में सरकार बनाएगी।